नमस्कार, साहित्यिकी में आपका स्वागत। आज परिचर्चा का विषय है उत्तराखंड में रवाल्टी का साहित्य लोक। आज इस विषय को लेकर के आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रवाई घाटी के बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार, हिंदी जगत और रवाल्टी लोक भाषा के बहुत ही जानकार, जिनकी 3 दर्जन से अधिक किताबें आ चुकी है और दर्जनों लोगों ने उनके साहित्य पे PhD की है। ऐसे साहित्यकार हमारे बीच में मौजूद हैं महावीर रवाल्टा जी। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरे जानकार हैं जो रवाल्टी में कविताएं लिखते हैं, यानी कि रवाल्टी कवि जिनको कहते हैं दिनेश रावत जी। आपका भी स्वागत है। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे महावीर रवाल्टा की तरफ जानते हैं कि जिन्होंने लंबे समय तक हिंदी साहित्य में अपना समय दिया, लेकिन वापस रवाल्टी लोक साहित्य की ओर आए हैं। तो सबसे पहले आप रवाल्टी के बारे में बात करेंगे कि रवाल्टी है कोई क्षेत्र है या रवाल्टी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, रवाल्टी के बारे में बताएंगे। जी पंचोली जी, जहाँ तक रवाल्टी की बात है, रवाल्टी हमारा रवाई क्षेत्र है, उत्तरकाशी जनपद का पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहा जाता है, जो यमुना घाटी और टोंस घाटी में बंटा हुआ है। तो वहाँ के जो पुरोला, मोरी और नौगांव विकास खंड है, वहाँ के जो अधिसंख्य लोगों द्वारा रवाल्टी बोली जाती है। और इससे पहले थोड़ा सा, चूँकि हम रवाल्टी पर चर्चा कर रहे हैं, तो रवाल्टी भाषा है और उससे के मतलब किस तरह से भाषा हमारे जीवन में आई, तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में भाषा 70,000 साल पहले आई जी। और 70,000 साल पहले भाषा आई, लेकिन उसका जो लिखित स्वरूप था वो 5,000 वर्ष पहले आए। और उसके बाद फिर जो भाषाओं को लेकर के एक तरह से शुरुआत होती है कि भाषाओं को जानने की, समझने की, तो विलियम जोन्स हुए। तो उन्होंने मतलब जो भारत की जो भाषाई विविधता थी उसको देख करके बड़े आकृष्ट हुए थे। और फिर आगे जब चलते हैं हम, तो 1894 से 1928 के बीच में एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो उन्होंने भाषा सर्वेक्षण करवाया था और उस सर्वेक्षण में उन्होंने 179 भाषाएं और 544 बोलियों पर काम किया था और 11 खंड उसके प्रकाशित हुए थे। 11 खंड में से जो 11वां खंड और भाग 4 है, उसमें उन्होंने क्या किया, जो हमारी रवाल्टी है, रवाल्टी को पूरा पहाड़ी क्षेत्र को ही ले लिया। उन्होंने पहाड़ी के नाम से वो किया और पहाड़ी को उन्होंने बांटा, उत्तरी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। तो उन्होंने जो पूरी पहाड़ी नेपाल क्षेत्र को रख दिया, मध्य में गढ़वाली और कुमाऊनी को रख दिया, और पश्चिमी में सीधे जो हिमाचल में बोली जाती हैं बोलियाँ या भाषाएं, और उनके साथ साथ जो हमारा जौनसारी है उसको रखा गया। तो हम उस तरह से जो मध्य पहाड़ी है उसमें रवाल्टी शामिल हुई, लेकिन उन्होंने उसकी भीतरी उपशाखा में रखा रवाल्टी को। जी, ये तो शुरुआत है उसकी। जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा कि बोली और भाषा के अंतर को भी हम लोग समझेंगे। जी। मैं दिनेश रावत की तरफ जाना चाहता हूँ कि आपने जब शुरुआत की है, ऐसा बताया जाता है कि आपने रवाल्टी कविताओं से ही शुरुआत की है, तो आपको ऐसा क्या एहसास हुआ कि आप एक छोटे क्षेत्र में बोलने वाली रवाल्टी भाषा को आपने कविता के रूप में लाया? तो ऐसा किस तरह से आपको क्या प्रेरणा और क्या आपको दिखाया दिया कि इसका भविष्य है, या रवाल्टी को आपका रुझान कैसे बढ़ा? धन्यवाद पंचोली जी। देखिए, ऐसा है कि भाषा से पहले हमारा अपना भविष्य, भाषा हमारी पहचान है। आज अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई, उसमें भी मातृभाषा में शिक्षण की बात कही जा रही है। तो रवाल्टी चूँकि हमारी दूध बोली है, और दूध बोली में जितनी अच्छे से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, संभवतः उतनी अन्य भाषाओं में नहीं। तो एक तो ये रहा। दूसरा कि भाषा को बचाने के लिए उसका लिपिबद्ध होना भी बहुत ज़रूरी था। तो उसी से लगा कि सबसे पहले कविता को माध्यम बना करके जो है कविता लेखन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। तो आपने बताया कि ये आपने लिखने के प्रयास शुरुआत की है, और ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्यों लिखा आपने, क्या आपके लिखे हुए कोई पढ़ते हैं। लेकिन महावीर रवाल्टा जी की बात अधूरी रह गई है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, क्योंकि लोग आमतौर पे तो मैंने बोला है, मैंने भाषा लिखी है, तो ये थोड़ा समझना चाहेंगे। और रवाल्टी को लेकर के, विशेषकर रवाल्टी को शुरू में ये था कि जब गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली बोली के रूप में जानी जाती थी, और जो 50 के दशक में जो सबसे पहले काम हुआ, तो डॉक्टर गोविंद चातक ने किया था गढ़वाली की बोली की उपबोली रवाल्टी। उसमें अभिव्यक्त लोक संस्कृति पे उन्होंने काम किया था।
तो इस तरह से लोगों के सामने एक उपबोली के रूप में रवाल्टी सामने आई थी। लेकिन बाद में जब 2010 में भाषा शोध एवं प्रकाश केंद्र ने गणेश एन देवी के सृजनशील नेतृत्व में भाषाओं में काम किया, 870 भाषाओं में भारत की, जी, देश भर की, तो उन्होंने ये कहा था कि जिस बोली या उपबोली को बोलने वाले 200 से ज्यादा लोग हैं, वो बोली या उपबोली नहीं है, वो भाषा है। जी। तो इसमें ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड से 13 भाषाओं पर काम हुआ और 13 भाषाओं पर जिनमें काम हुआ उनमें एक रवाल्टी भी शामिल थी। जी। तो उसमें एक इस तौर से काम किया गया कि उसकी जैसे आधारभूत शब्दावली है जी, वो भी रखी गई और उसका एक परिचय रखा गया, जो भाषा का परिचय है उसका क्षेत्र रखा गया, मतलब एक सामान्य परिचय इस तौर से वो सामने आई। तो 13 भाषाओं के रूप में रवाल्टी भी सामने आई। और फिर उसके बाद अगला काम ये हुआ कि जो पहाड़ संस्था है, जी, पहाड़ संस्था द्वारा एक बहुभाषी शब्दकोश का निर्माण हुआ, जिक्कल कामची उडायली, जी, जिक्कल कामची उडायली अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अच्छा, हाँ जी, जैसे जिक्कल है वो राज्य का शब्द है, कामची, जिक्कल कामची उडियाली, और ये कामची है ये मार्च उडावली है, मतलब? और उडायली का ये जौनसारी के शब्द है। अच्छा। तो ये बहुलता सूचक है शुरू वाला है, जिक्कल कामची है भाषा, और उड़ैल ये टोकरी, मतलब बहुत सारी भाषाओं की टोकरी। तो ये एक व्यवहारिक शब्दकोश बनाया गया। उस शब्दकोश में क्या किया गया कि 1500 आधारभूत शब्द रखे गए और 100 संस्कृति बोधक शब्द रखे गए। 100 संस्कृति बोधक शब्द इसलिए रह गए कि अलग संस्कृति है, रवाई की अलग संस्कृति है, जोहार की अलग संस्कृति है, कुमाऊं की अलग संस्कृति है। तो इस तरह से उसमें भी जो 13 भाषाओं पर ही काम किया गया। रवाल्टी को मतलब वहाँ भी स्थान मिला? जी, वहाँ से शुरुआत मैंने ही काम किया। अच्छा, इस जो भाषा सर्वेक्षण हुआ। और मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि उसी दौरान यहाँ पे जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है, भाषा संस्थान द्वारा भी इन 13 भाषाओं पे एक सर्वेक्षण कार्य करवाया गया। अच्छा, यानी कि उसके आप मेंबर भी हैं? उसके सदस्य तो मैं बाद में रहा ही, लेकिन उससे पहले मैंने रॉयल्टी पर ही काम किया। जी, जी, जी। वो काम अभी सामने आना बाकी है। अच्छा, तो वो काम अभी सामने आना बाकी है और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दिनेश राव जी से यही जानना चाहेंगे कि आपने क्या लिखा, अब पहले बार क्या लिखा आपने, और आप अगर उसको भी सुनाना चाहते हैं कि क्या किस तरह से लिखा, कोई कहानी है या कविता है या ऐसा कोई वार्ता है जो आप दर्शक भी चाहेंगे कि रवाल्टी पे हम बात कर रहे हैं तो रवाल्टी भी सुनना चाहेंगे? जी, निश्चित ही रवाल्टी में कविता लिखी और कविता के बाद कविता के साथ साथ ये भी एक अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा अपनी बात करूँ उससे पहले, जो कि रवाल्टी में लेखन की शुरुआत जो हम कहते हैं कि सन 1995 में है ना, आपका आशय मेरा आदरणीय रवाल्टा जी से कि पहली कविता दरवालो शीर्षक जो है 1995 में जन लहर में प्रकाशित हो चुकी थी और तब से रवाल्टी में लेखन का क्रम जारी था। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो केवल मैं नहीं, आप रवाल्टा जी हैं, मैं हूं और पूरी लगभग जो है 2 दर्जन भर युवा साथी हमारे जो है रवाल्टी में लेखन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक तो बात यह है। दूसरा प्रश्न आपका था कि रवाल्टी में आपने क्या लिखा, तो कविता और कविता के साथ जो है आलेख लेखन, और आलेख से अभी हाल ही में जो है आदरणीय रवाल्टा जी की जो है कहानी भी रवाल्टी में जो है जो धात पत्रिका में प्रकाशित हो, तो कहानी तक रवाल्टी का सफ़र है। और व्यक्तिगत रूप से अपनी अगर मैं बात करूं तो रवाल्टी के साथ साथ जो है रवाई के लोक देवता और लोक उत्सव और रवाई के देवालय एवं देवगाथाएं, 2 पुस्तकें भी मेरी रवाई क्षेत्र पर जो केंद्रित, मूलतः जिनमें रवाई का भाषा है, समाज है, संस्कृति, उन पे केंद्रित है। तो हिंदी में ये हिंदी में है, लेकिन उसका जो पूरी आत्मा है वो रवाल्टी बोलती है। हाँ, आत्मा निश्चित ही रवाई पे केंद्रित है, भाषा रवाई की है, परिवेश रवाई का है, परंपराएं और गाथाएं रवाई की हैं। तो एक कविता की लाइन तो सुनना ही चाहेंगे। कविता माँ बुई पे था कि कन्नी 84 कतरी झेलब हुई। अच्छा, कन्नी 84 कतरी झेलब हुई, जूठा गोलमा पलब हुई, दिन भर धारो और गाड़ो, रात छोरंगदड़ खेलब हुई। माँ भी एक कविता, हाँ, माँ बुई को माँ कहते हैं। तो कन्नी 84 कतरी झेलब, माँ जो है असंख्य कष्ट या वेदनाएं जो है सह करके जो है अपने बच्चों को लालन पालन या पालन पोषण करती है। तो कन्नी 84 कतरी झेलब हुई और जूठ कोला माँ पलब हुई, दिन भर रात धारो और गाड़ो, यानी जो कामकाज है उनके जो है दिन भर वहाँ, रात छुरंग दगड़ खेलब हुई। तो बुई मतलब माँ जी। तो रवाल्टी भाषा में माँ को बुई बोलते हैं। बुई बोला जाता है। अच्छा। तो आपकी कविता तो फिर सुनना चाहेंगे जरूर। आप इस कविता को भी या दूसरी कविताएं भी आप सुना सकते हैं। लेकिन रवाल्टा जी के तरफ इसलिए जाना चाहेंगे कि आपने सन 90 के दशक के बाद आपने शुरुआत की है और अब तक यहाँ तक रवाल्टी को लेकर के और अब तक यहाँ तक बात आ गई है कि जैसे आपने बताया कि
कहानी भी रवाल्टी में आ गई है, और शायद अगर आप, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम करें, उपन्यास भी लाने वाले होंगे या बहुत सारे नाटक भी लाने वाले होंगे या आ गए होंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये दर्शकों को बता दीजिए कि रवाल्टी भाषा पे अब तक क्या काम हुआ है, किस तरह से मतलब प्रस्तुति हम कर पाएंगे कि ये रवाल्टी भाषा है। जी, रवाल्टी में बहुत, जब पीछे हम लोग जाते हैं तो चातक जी के समय से ही जो वहाँ का लोक साहित्य था उसको संग्रहित किया गया। मैं कहता हूँ कि एक उसका रवाल्टी में उसका साहित्य, लोक साहित्य बड़ा समृद्ध रहा, लेकिन वो लिखित में नहीं रहा। अच्छा, लोक समृद्ध रहा तो लोक पे काम हुआ, रवाल्टी पे नहीं, रवाल्टी के लोक साहित्य पर काम हुआ। और उसमें उसको हमको देखा जाए तो डॉक्टर गोविंद चातक जी का है शुरुआत, हाँ, लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, जी जी, उस पर पुस्तक है। और प्रयाग जोशी जी ने रवान जौनपुर जौनसार बाबर का लोक साहित्य, उसके बाद डॉक्टर जग्गू नौडियाल ने रवाई क्षेत्र के लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, इस तरह से काफ़ी लोगों ने इस पर एक कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी शोध हुआ हिमालय पर ये या पर्वतीय अंचल पर, तो वहाँ पे निश्चित रूप से रवाल्टी का लोक साहित्य उद्धृत किया गया। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है तो मुझे लगा कि इस पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए, तो वही 1995 में सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी। और आपको जान के आश्चर्य हुआ था, तब मुझे लिखने में उसका हिंदी अनुवाद करना पड़ा था, रवाल्टी कविता का दर वालों का हिंदी अनुवाद। उसके बाद फिर मैंने और कविताएं लिखी, और इत्तेफाक की बात थी कि जो अविचल संस्था है बिजनौर में, तो वो लोग कभी उत्तराखंडी भाषाओं का कविता संग्रह निकाल रहे थे जी, डांडा कांडा स्वर उड़गू गुती उड़, डॉक्टर गजेंद्र बट्टोई जी के संपादन में। तो उन्होंने कहा था कि भाई उत्तराखंड भाषाओं का संग्रह है, आप गढ़वाली में कोई, तो मैंने कहा मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ या जिस दुधवली बोलता हूँ रवाल्टी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रवाल्टी में मैं रचना भेजूँ? तब उनका कहना था कि भेजिए आप, लेकिन उसका अनुवाद होना चाहिए। और तो एक संयोग रहा कि वहाँ अनुवाद तो उन्होंने नहीं छापा, लेकिन छापी, ये अनुवाद शायद इसलिए मांगा उन्होंने ताकि वो समझ सके, वो छपी। और उसके बाद बी मोहन नेगी जी के नज़र से गुजरी वो कविताएं, और उन्होंने बाकायदा उनके कविता पोस्टर बनाए। उसके बाद फिर और जो मैंने कविताएं लिखी, तो मुझसे लगातार कविताएं मंगाई। उन्होंने 20 कविता, रवाल्टी की 20 कविताओं के कविता पोस्टर बी मोहन नेगी जी ने बनाए, और पूरे देश भर में जहां भी वो जाते थे उसकी प्रदर्शनी लगाते थे। तो लोगों ने उसको एक तरह से स्वीकार किया कि, और उसमें लगा कि एक बात तय है कि चाहे पंजाबी हो, दूसरी कोई भी भाषा है भारत की, लेकिन अगर नहीं समझते हम तो कुछ तो उसका भाव तो समझ ही जाते हैं। और चूंकि ये तो भाई गढ़वाली की उपबोली कहा गया था पहले, अब तो भाषा है, तो इसमें कोई समझने में कोई किसी को कोई परेशानी नहीं। आपसे बातचीत करने से ये पता चलता है कि आप लंबे समय तक अकेले चले हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं। आज तो बड़ा संघर्ष लगता है, दल है, लेकिन अकेले चले। आज आपके साथ पूरी टीम दिखाई दे रही है। दिनेश रावत सुफल है ये, तो उसका प्रतिफल है। तो दिनेश रावत के तरफ जाते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं रवाल्टी के लिए, और आपके पास तो आएंगे जरूर कि रवाल्टी में आप कुछ बोले, को किस तरह की कहानी और किस तरह के वाक्य का आप प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले दिनेश रावत जी से जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं, या आपके बहुत और सहयोगी क्या कर रहे हैं। जी निश्चित ही पंचोली जी, ये जैसी बात आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ कि हम क्या कर रहे हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक पूरा जो कोर ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और रवाल्टी में केवल लेखन मात्र नहीं, बल्कि लेखन के साथ साथ प्रकाशन उसका जो है निरंतर छप भी रही है। अगर रवाल्टी की कविताओं का हम देखें तो जैसे अभी हमने कहा कि जन लहर में जो है 1995 से शुरुआत होती है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा आपका प्रश्न है उससे जोड़ते हुए मैं देखूं तो आज युगवाणी हो, धाद हो, कुंभगढ़ हो, नवल हो, हलंत हो, या मुंबई से छपने वाली जो है फिल्मी झलक, या हिमांतर जैसी तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो है रवाल्टी कविताओं को या आलेखों को जो है यथोचित स्थान दिया जा रहा है, जिससे निश्चित ही हम सब लोगों का रवाल्टी में लिखने और रवाल्टी से प्रेम करने वाले लोगों यानी पाठक वर्ग के भी जो है एक अच्छा संदेश लोगों में जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी तक अच्छी बात यह है कि जो शुरुआत अभी जैसे मैं कह रहा था आदरणीय रवाल्टा जी ने शुरुआत की, तो ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ दर्शकों के कि रवाल्टी का जो पहला जो कविता संग्रह आया गैणी जाना अमारा सुइना 17 में जो है साहित्य जगत को समर्पित किया गया, तो और उसका श्रेय भी निश्चित ही आप को जाता है। और आप तो काम कर रहे हैं, मैं जी हाँ, तो उसके बाद वहीं पे आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पूरे समूह के रूप में लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ से लेकर के जो है अभी तक रवाल्टी में 5 कविता संग्रह, जिसमें एक मेरा भी है, तो 5 कविता संग्रह जो है वो हम लोग जो है लोकार्पित या समर्पित कर चुके हैं साहित्य जगत को। तो ये है, और बाकी रवाल्टी में लेखन बराबर जारी है। और
कोशिश आजकल कर कोई रहे हैं। नई नई रचना आपने रची रवाल्टी भाषा पे? रवाल्टी भाषा में देखिए रचना निरंतर वो प्रयास जारी है। एक लाइन सुना दीजिए जरा। एक लाइन ये है रवाल्टी कि पे बात है तो रवाल्टी आनी चाहिए। जी, रवाल्टी निश्चित ही रवाल्टी आनी चाहिए। कि एक 4 पंक्तियां हैं आपके सामने रखता हूँ कि जति आई जतति सब बलाई, हैं? जत्ती आई जति आई जतति सब बलाई, लाई। तो यण बोल कि हवेली कथन बनाई, हवेली को थुन बनाए। तो ये हवेली कथन बनाई। जी। तो ये एक इसका छोटी सी थोड़ा भावार्थ बता दीजिए। ये भावार्थ तो ये है कि जितना आया, ये मूलतः जो है भ्रष्टाचार कहें या उस रूप में है कि भ्रष्टाचारी करने के बाद एक भी जो सांकेतिक- ईमानदारी जो शो करते हैं कि अगर जितना आया उतना यदि पूरा लगाया यानी सारा लगाया, तो ये बताओ फिर ये हवेली या ये जो तो ये- ऐसो आराम जो शान शौकत है वो यानी कि किस तरह की- ओवरफ्लो कैसे हुआ हाँ है। बिल्कुल। तो ठीक है, जी। आपकी बात को रोक रहा हूँ। धन्यवाद। लेकिन आपसे ये लग रहा है कि बहुत छपरा है और बहुत ज़्यादा लिखा भी जा रहा है, बड़ी टीम तैयार हो रही है, आगे लोग निरंतर और अन्य लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन अन्य इस- क्या आप स्वयं लिखते हाँ, मैं स्वयं भी लिखता हूँ। लिख रहे हैं तो हाँ, अच्छी जी जी। बात है। लेकिन ये ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो दर्शक हैं और बहुत लोग पूछते भी हैं कि इसके पाठक हैं भी या लिखा भी जा रहा है सीधा? इसके पाठक हैं रवाल्टी को पढ़ने वाले? जी, निश्चित रूप से पाठक कितने पाठक हैं मैं और तो ये किस तरह कहता हूँ से? कि जो लेखक की सबसे बड़ी संतुष्टि उसके पाठक ही है। और जैसे मानो शुरुआत गहनी जड़ा हमारा सोइना से भी, बाद में मेरा छपराल आया, उसके बाद फिर ध्यान सिंह रावत ध्यानी का पछाण आया और दिनेश रावत का काना होंदो आया। पर कितने लोग पढ़ते होंगे? अनुज का कि दुई आखर। तो अभी मैं देख रहा था कि अनुज का ही वो पता चल रहा था कि देखो हाथों हाथ उनकी संग्रह बिक रहे हैं, लोग मांग रहे हैं, खोज के पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मतलब लोक के प्रति, मैं हमेशा से कहता हूँ, लोक आपको आकर्षित करता है, एक लालसा पैदा करता है। वो जैसे मैं कुछ विद्यालयों में देखा, मैंने प्रयोग के तौर पे मैं गया तो वहाँ पे ये था कि जो आपकी जो पुस्तकें हैं, खासकर जैसे कविता संग्रह के तो या लोक पे, मतलब लोक कथाओं पे या इस तरह की जो पुस्तकें हैं और या लोक कथाओं पर आधारित नाटक है, तो वहाँ ये कहा जा रहा था उनके द्वारा कि भाई ये सर्वाधिक बच्चों द्वारा ली जा रही है, पढ़ी जा रही है। तो ये चीज़ हमें बहुत गहरे से आश्वस्त करती है कि जो रवाल्टी में है और उससे मजबूती से लिखा जाना चाहिए और उसमें एक प्रयोग की भी गुंजाइश है चमोली। मतलब जिस तरह से अलग अलग वो है तो उसके एक तरफ प्रयोग की गुंजाइश है। अभी तो हम जैसे कविता लोक को लेकर के चल रहे थे सारा, लेकिन अब उसमें ऐसा समय आ गया कि उसमें प्रयोग भी किए जाने चाहिए, भाषा का प्रयोग, शिल्प का प्रयोग। तो ये दोनों लोगों के लिए एक सवाल फिर से आ रहा है कि ये लिखा भी जा रहा है और आप कह रहे हैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो रहा है कि बहुत पढ़ा भी जा रहा है। जी जी, जी। लेकिन इसके संरक्षण के लिए ऐसे क्या प्रयोग कर रहे हैं आपकी, ताकि ये बहुत प्रगति कर रहे हैं आगे, या ये आपको लगता है कि बहुत प्रगति हो रही है रवाल्टी भाषा में? तो क्या कोई टिप्स हैं जो आप इसके संरक्षण के लिए कर रहे हैं या सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए कोई काम किया गया है? इस तरह से दोनों लोग आप इसको बोल सकते हैं। इसको देखिए, सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, कर भी रही थी। हो सकता है कि किसी उसमें एक थोड़ा सा देरी हो सकती है, देर होली अबेर होली जरूर सवेर होली, ये बात मानते हम। तो अगर ऐसा नहीं होता तो वर्ष 2010 में जो भाषाओं पे जो सर्वेक्षण हुआ उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा, उसमें बहुत अच्छा जो भाषाएं उत्तराखंड की, जैसे मैं पहले भी कहा, चाहे जौहरी हो, रवाल्टी हो, जौनसारी हो, सब पे काम हुआ। तो अपने स्तर से करें, अब तक वो प्रकाशित नहीं हुआ, उनकी वो एक काम करने की शैली है, या हम लोग जो एक सरकारी तंत्र है वो कहाँ किस कोई बाधाएं आती है, इस तरह से एक पहली बात ये है। दूसरा है जैसे माना अभी शुरुआत हो रही है उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से कि वो जो गढ़वाली कुमाऊनी के अलावा जो अन्य बोलियाँ उपबोलियाँ, उनके लिए भी बाकायदा वो एक पुरस्कार को स्थापित किया जा रहा है कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित करने के लिए। पर मेरा प्रश्न यहाँ पर आपने जो प्रश्न रखा था ना कि कैसे माने हम की स्वीकार्यता बढ़ रही है मूलतः रवाल्टी, संरक्षण कैसे? तो संरक्षण की दिशा में देखिए, जैसे आप भी वाकिफ हैं कि केवल हम लोग लिख रहे हैं, मैं कविता सुन रहा हूँ या मेरी कविता आदरणीय रवाल्टा जी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि पिछले जो है वर्ष 2017 से हम देख रहे हैं, तो रवाई क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ चाहे कोई रवाई लोक महोत्सव हो रहा हो
या वहाँ जो है नगर पंचायत नगर पालिकाओं के द्वारा कोई वसंत उत्सव या कोई भी उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इवन जिला पंचायत द्वारा भी जो गंगनानी में जो वसंत उत्सव महोत्सव आयोजित किया गया, तो उसमें भी बाकायदा रवाल्टी कवि सम्मेलन को जो है स्थान दिया गया है। भाषा की स्वीकार्यता है, ये भाषा की स्वीकार्यता है। और दूसरा, लेखन में जो नए नए लोगों का आना, और वो निश्चित ही तभी आ रहे होंगे, तभी लिख पा रहे हैं जब वो पढ़ रहे हैं, जब उनको कोई पढ़ रहा होगा। एक चीज। दूसरी चीज, एक आदरणीय रवाल्टा जी ने भी एक बात कही थी कि वो हिंदी में मांगा था, तो यहाँ पे एक मैं संज्ञान बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे केवल हम रवाल्टी में जैसे लिख रहे हैं या रवाल्टी की अगर कोई पुस्तक प्रकाशित हो रही है, तो हमारा प्रयास है कि वो जो गैर रवाल्टी क्षेत्र के लोगों के हाथों में भी जा रही, तो हम रवाल्टी की कविताओं के साथ उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में दे रहे हैं, ताकि रवाल्टी का कोई शब्द अगर पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता तो हिंदी अनुवाद भी साथ साथ में है। एक्टिविटीज का एक पार्ट ये है कि जो आप रवाल्टी लिख रहे हैं तो उसको आप हिंदी में हिंदी का अनुवाद भी साथ साथ में। जी, तो अभी तक तो ऐसा कोई आंकड़ा है अब तक कि इतने लोग रवाल्टी भाषा बोलते हैं? ये आंकड़ा तो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार, मैंने भी जो लगातार चूँकि रवाल्टी पर काम कर रहा था, तो ये लगा कि हमारा जो पुरोला मोरी नौगांव कि जो मैंने पहले कहा ना अधिसंख्या लोग बोलते हैं, तो इसका आंकड़ा लगभग 1.25 लाख 2011 की जनसंख्या बोलते हैं। 1.25 लाख लोग 315 गाँव के 1.25 लाख लोगों के बीच रवाल्टी बोली जा रही है। अच्छा जी। लेकिन ऐसा क्या है जो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, आप दोनों लोग, कि रवाल्टी तो रवाल्टी है? ऐसा क्या है रवाल्टी लोक में? आप कुछ थोड़ा उसको बताइए दर्शकों को, ऐसे क्या चीज़ है कि जिसमें मजबूती से कह सकते हैं कि हम तो रवाल्टी है और रवाल्टी भाषा लोग पढ़ रहे हैं, देखिए रवाल्टी शब्दों को लोग पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, ये हमारी दुधबोली है, और निश्चित रूप से जो दुधबोली का प्रभाव है, हम गढ़वाली में बोल रहे हैं, तो जो बात हम गढ़वाली में कह सकते हैं वो हिंदी में नहीं कह सकते। नहीं, रवाल्टी में भी यही बात है कि प्रभावशाली ढंग से, मानो कुछ हमें बहुत अंदर की बात, बहुत अंदर की दिल की गहराई की बात अगर उससे करना है, जैसे हम कहते हैं दिल के जुकुड़े, मेरे जुकुड़े, अगर आपने बोल दिया तो जो आदमी खड़ा होगा रवाल्टी जानने वाला, वो तो बिल्कुल वहीं पे हो जाएगा, उसके सीधे वो दिल पे वो कर देगा, जुकुड़ी बोल देगा वो। दिल बोलोगे आप, वो प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा जी, ये भाषा जैसे आप लोग बाहर स्टेज के ऊपर आप ऐसे बोलते हैं, दिल से आभार है, जिकुड़ा बाटी आभार। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा। जैसे रवाई घाटी की बड़ी एक प्रचलित कथा है कि लैला मजनू से भी टक्कर लेने वाली गजो मलारी को लेकर के, गजो मलारी, ऐसे और क्या क्या चीजें हैं? क्योंकि दर्शक तो ये सब सुनना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से रवाल्टी का फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने पहले कहा ना कि हमारा रवाल्टी का लोक साहित्य बहुत समृद्ध है, और उसमें बहुत सारी विधाएं हैं। विधाएं बहुत संक्षेप में अगर हम जाएंगे तो उसमें गीत हैं जिनको लोकगीत कहते हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, और अखाण है, लोकोक्ति, पखाण है, मुहावरे और बुझौल जिनको बुझाने कहा जाता है, इतने हमारे वो विधाएं। और उसमें भी अगर आप सीधे लोकगीतों में चले तो 2 दर्जन प्रकार के लोकगीत रवाई में प्रचलित है जी। और उन लोकगीतों में भी 2 दर्जन प्रकार के अलग अलग हैं, जन्म के हैं, मरण के हैं, है ना, शादी के हैं, और अनेक उत्सव उनके हैं। और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं, अभी कहते हैं कि एक प्रेम उसकी बात कहते, तो जो हमारी गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, तो जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे, लैला मजनू की तरह है कह के, तो वो गजो मलारी है जी। और उसी को लेकर के आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उसको लेकर मैंने एक प्रेम कथा का अंत नाटक रचा था। एक प्रेम कथा का अंत वो गजू मलारी पे है। वो गजू मलारी पे ऐसी बहुत सारी लोक गाथाएं जी, लोक कथा है। अभी जैसे सफेद घोड़े का सवार, लोक कथा पर आधारित नाटक। अच्छा, मैं इस क्षेत्र में लगातार प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूं। लोक भाषा में क्या बोलते हैं? सफेद घोड़े का सवार, वहाँ स्थानीय नाम तो होगा, रथ देवता करके लोक कथा है जी जी। लेकिन उस सफेद घोड़े का सवार उसको, लेकिन जैसे रवाई के देवालय आपने लिखा, उसमें क्या रवाई के लोक के बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण आती है? ये देखिए पंचोली जी, हर लोक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम रवाई से हैं, तो एक बात तो ये है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो वैश्विकरण की जो आबो हवा है, कि हम लोग जब हम पलायन कर रहे हैं गांव से शहर की ओर, तो केवल हमारा पलायन नहीं है, मतलब वो व्यक्ति का पलायन मात्र नहीं है, वो सांस्कृतिक पलायन भी है, भाषा की दृष्टि से भी है। तो रवाई को मैं इस दृष्टि से अभी जो है बहुत सौभाग्यशाली या समृद्ध मानता हूँ कि हम लोगों का एक तो पलायन कम है, और पलायन के साथ साथ हमारी जो भाषा संस्कृति भी इसलिए बची हुई है क्योंकि वहाँ गांव बचे हुए हैं।
तो जो संस्कृति की जो विशेषताएं या जो जीवंत दर्शन की जो हम बात करते हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। रवाई के देवालय के संदर्भ में आपने बात की थी, तो देखिए रवाई भले ही उसके जैसे साथ फिर देवगाथाएं भी देवगाथाएं भी हैं, तो हर देवी तो देवता का कौन सी देवी गाथा आ देवता गई उसमें। उनका आगमन कहाँ से हुआ, उनकी पूजा परंपरा क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनके चमत्कार कुछ उन्होंने ऐसे जिनसे पूरा लोक चमत्कृत रहा ऐसा हो। कोई चमत्कारी देवता की कहानी है? देखिए चमत्कारी अपने आप में सारे चमत्कारी वहाँ पे देखिए आप पांडवों के मिलते हैं, पांडवों के साथ साथ अगर देवरा में देखते हैं तो कर्ण महाराज के अपने आप में बहुत चमत्कार है कि एक तरफ पांडवों की पूजा हो रही है, पांडवों की चौरियां दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है कर्ण महाराज है, वहाँ पे जो है मासु देवता है, कपिल मुनि महाराज इनकी गीत भी रवाल्टी भाषा में, इनकी हाँ गाथात्मक रूप से गीत है। जो रास जब मंदिर में कोई जो है मेला होता है या थौले होते हैं तो थौले में जो रास का और तांदी नृत्य का बहुत प्रचलन है, तो कफुआ जैसे कफुआ है, उद्भव गाथा कफुआ उद्भव गाथा है। अच्छा, जब उसके जब एक चरम होगा तभी अवतरित होंगे। उद्भव गाथा कहाँ से उत्पन्न हुई? कफुआ रवाल्टी गीत है। हाँ, रवाल्टी में कफुआ एक मतलब रवाल्टी गीतों का एक प्रकार हम उसको कह सकते हैं, जैसे छोड़ा है या फुतड़ी है, प्रकार है या फुतड़ी है जैसे कही जाती है। अच्छा, ये कहाँ गाई जाती है? ये जो कफुआ तो सभी जगह जहाँ देव अवतरित होते हैं तो कफुआ गाए जाएंगे। फुतड़ी है वो इधर गीठ में। ये फुतड़ी आपने बोला ना, फुतड़ी जी, तो इसको कहाँ गाया जाता है? ये जो मैं कह रहा था गीठ में है, गीठ में जहाँ गीठ पट्टी सोमेश्वर के, ये नौगों ब्लॉक में पड़ता है जी, नौगों ब्लॉक में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप दोनों जने बताएंगे, पहले आप बताएंगे कि आजकल आप क्या रचना रच रहे हैं रवाल्टी के संरक्षण के लिए, या रवाल्टी के लिए आप विशेष क्या गतिविधि कर रहे हैं, या उसके लेखन में या कुछ रचनात्मक काम हो रहा है, तो उसको थोड़ा बताएंगे तो पता चलेगा कि जो हम लोग लगातार लिख रहे हैं तो मतलब संरक्षण तो अपना साथ साथ ही होती है, एक प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन फिलहाल जैसे मैं नया बताऊं कि कविता तो निरंतर लिखी जा रही है, क्योंकि शब्द बचाने के लिए कविता बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कहानी की शुरुआत हो चुकी है जी, है ना, इके रौनकित्ते की अभी प्रकाशित हुई अच्छा। है। और इसके अलावा मैं एक कहानी का शीर्षक क्या बोला आपने? इके रौनकित्ते के, यहाँ रहूं या वहाँ, वहाँ रहूं, यानी पलायन पर केंद्रित पलायन को लेकर के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इसका पहला पाठ हुआ। जी जी। और उसके अलावा एक अच्छी बात आप ये बताना चाहूँगा, जो वाल्मीकि रामायण है जी, वाल्मीकि रामायण का पहली बार उसका जो सार है जी, उसका रवाल्टी में अनुवाद किया जा रहा है। बहुत अच्छा। उसके अलावा जो हमारा एक लोक कथा है सिकतूर और मासमोर पट्टी के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष की दास्तान को मैं एक नाटक के माध्यम से सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। तो आप लगातार निरंतर बिल्कुल ये तो लगे ही रहना होगा ना, रवाल्टी में लिख रहे हैं। और दिनेश राव जी, आपका क्या चल रहा है? बस यही कोशिश है कि अपनी जो लोक गीत हों, लोक साहित्य की जो विधाएं हैं, चाहे वो लोक गीत हों, लोक गाथाएं हों, लोक कथाएं हों, तो अभी बड़ी बात यह है कि हमारे पास क्योंकि जैसे आपने आदरणीय रवाल्टा जी ने पहले भी कहा कि एक हम लोग ये मान सकते हैं कि शुरुआत इसका लेखन में जो है बहुत कम, रवाल्टी साहित्य समृद्ध है, भाषा समृद्ध है, लेकिन क्या है कि लेखन में बहुत कम हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमसे हमारे पास जो है हमारे बुजुर्ग जो हम धरोहर मानते हैं जिनको, या उन लोक गीतों को गाथाओं को गाने वाले लोग, बजाने वाले लोग जो है, जो बजाते भी हैं गाते भी हैं, इनके जानकार हमारे पास अभी जो भी जहाँ पे उपलब्ध हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि उन लोगों के पास जा करके इनको समय रहते हम लोग लिपिबद्ध कर लें या रिकॉर्ड कर लें, इनको संरक्षित कर लें, ताकि अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उन तक हम इनको पहुँचा सकें। क्या लिपि आजकल आपने क्या कोई नया रचना कोई लिखी है या कोई? नहीं, ये रचना लेखन एक अलग किस्म प्रक्रिया है। और यहाँ पे हम संग्रहण की अगर बात करते हैं तो लोकगीत या लोक गाथाएं, ये सब चीज़ें जो है अभी जैसे पांडवों से संबंधित एक बात कहूँ, या जो भी जहाँ पे मिलता है तो उनको ले लेते हैं। या चैत के महीने अभी हाल ही में हुआ है, तो चैत के महीने हमारे यहाँ चैतो फेरे की बहुत समृद्ध परंपरा है। तो एक लाइन आप बता दीजिए कैसे आपने उसको कलेक्ट किया? उसको जो हमारे यहाँ जो लोक वादक जो भाई लोग होते हैं, तो वो चैत के महीने में क्या है कि चैत के एक गते जिस दिन शुरुआत होती है, तो उसी दिन उनका फेरे की शुरुआत कहते हैं, चैती फेरा कहते हैं। वो गाँव-गाँव जा करके जो है फेरा देते हैं। और पहला फेरा जो होता है उस क्षेत्र के जो आराध्य इष्ट देव जो होते हैं रवाल्टी में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत करीब से अभी भी इसको देखने समझने का मौका मिला है। तो वो पहला फेरा जो है स्थानीय इष्ट देवता के मंदिर में दिया जाता है। अच्छा। उसमें वो जो है जय देवी भवानी की स्तुति के साथ उसको शुरू करते हैं। और फिर जो इष्ट देव होते हैं उनकी जो है वो गाथा, जैसे अभी भी बात हो चुकी है कि उनके कहाँ से आए, क्या उनका जो है वो पूजा पद्धति और वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और फिर उसमें जो है वो कई बार प्रकृति की तरफ भी जाते हैं
फ्यूली के गीत भी हैं तो बुरांस के गीत भी गा देते हैं। बच्चा वर्ष भर में कोई बच्चा अगर किसी परिवार विशेष में, जब वो गांव-गांव और घर-घर द्वार-द्वार जब जाते हैं, तो परिवार विशेष में अगर किसी बच्चे का 1 वर्ष में दनेली लगाई जाती है उसकी, तो उस बच्चे की दनेली लगाई जाती है, जो अलग लोकगीत की विधा है। उसको उत्साहित करने के लिए, उसके फलने फूलने की कामना करने के, उसके आगे बढ़ने की कामना। दनेली एक गीत है, लोकगीत है। दनेली एक विधा है लोकगीत की। तो मुझे लगता है कि रवाल्टी भाषा पे हम जितनी भी चर्चा करेंगे, जितनी भी बात करेंगे, तो एक कम समय पड़ेगा, और उसके लिए फिर से मुझे लगता है कि फिर से इस पे बातचीत करेंगे, इसको चर्चा का विषय बनाएंगे। और आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि रवाएं एक भाषा जीवित हुई है और एक लंबी प्रक्रिया, और इसको लोग पढ़ने वाले बहुत पैदा हो गए हैं, और ये आप सब लोगों की मेहनत है। अगली बार हम किसी और शख्सियत से किसी ऐसे ही विषय पे आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।